नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। आप सभी का स्वागत है। काफ़ी लंबे समय बाद अपन मिल रहे हैं और जीके की जो टेस्ट सीरीज जो 40 दिन का एक 40सा स्टार्ट किया है वो शानदार चल रहा है। निश्चित रूप से पहली क्लास में कुछ थोड़ी सी आपको कमी नज़र आई कि जो है मैडम आगे से नहीं हट रहे थे, लेकिन फर्स्ट टाइम होता है तो ऐसा घबराहट रहती है कि मैं कैमरे से इधर उधर ना हो जाऊं वगैरह। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ क्या थी, और वो फीडबैक भी लगातार मिल रहे थे कि क्वेश्चंस की जो व्याख्या कर रहे थे, निश्चित रूप से व्याख्या करेंगे समय लगेगा, लेकिन क्वेश्चंस की व्याख्या चर्चा ऑप्शन, मतलब एक क्वेश्चन में चार क्वेश्चन क्लियर और बहुत शानदार तरीके से अति उष्ण जलवायु, उष्ण आर्द्र जलवायु को डायग्राम से समझाना बहुत बेस्ट चल रहा है। अब जो नियमित पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक आपको दिया हुआ है वो टॉपिक जो पढ़ रहे हैं और पढ़कर आकर टेस्ट दे रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी तैयारी हो रही है। और जो ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं यार 40 दिन में नहीं हो पाएगा, तो वो कहता है ना, मारवाड़ी में कहावत है कि मरोड़ा जावे वो कहीं रोता जावे जी का मरोड़ा की खबर लावे। आप सब सुनोड़ी है, तो ऐसी हरकत अपने को नहीं करनी है। मैंने आपको क्या कहा, परिणाम कुछ भी हो 40 दिन हमें संघर्ष करना है। अभी तक भी जिसने संघर्ष स्टार्ट नहीं किया है, मैं उसे कहूंगा कि 5-6 टेस्ट अपलोड हो रखे हैं, आप अभी तक भी वो टॉपिक देखें, तैयारी करें और उसका टेस्ट दें, तो भी आप कवर कर सकते हो। अब पहले सोचे मेरे अब हिंदी वाले मिलाने बैठे हैं कि हिंदी में इतने क्वेश्चन सही है, इंग्लिश में इतने सही है, एसएसटी में इतने सही हैं, तो मेरे इतने आएंगे तो इतना हो जाएगा कि नहीं कट ऑफ तो ऊपर जाए। अरे पहले कुछ नहीं कहा जा सकता, समझ रहे मेरी बात आप? तो थोड़ा सा सकारात्मक रहो, बढ़िया तरीके से तैयारी करो। एक कमेंट मैंने और देखा कि इस तरीके से तो 4000 क्वेश्चन पूरे नहीं होंगे। जिस दिन 40 दिन हो जाए उस दिन देखना 4000 क्वेश्चन पूरे होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि इस संघर्ष, इस युद्ध में मैं भी शामिल हो चुका हूं। और आज मैंने स्टार्ट किया है मनोविज्ञान के, मैं 10 टेस्ट लूंगा। कितने टेस्ट? 10 टेस्ट। अब आप समझ सकते हैं कि 10 टेस्ट लेने का मतलब है कि नहीं करते लगभग 500-700 क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा आपको बढ़िया, कहीं 1000 भी होंगे, लेकिन टोटल में 700 से 1000 के बीच क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसके अलावा करंट जीके के क्वेश्चन और लाएंगे, राजस्थान जीके के क्वेश्चन चल रहे हैं, इंडिया जीके, विश्व जीके क्रमबद्ध चल रहे हैं। आपको आज मनोविज्ञान की दे दी, कल मैंने एकदम से पॉलिटी की दे दी, परसों इंडियन ज्योग्राफी दे दूं तो गड़बड़ होगी। मैंने आपको शेड्यूल दे दिया ताकि आपकी क्रमबद्धता न टूटे। तो थोड़ा विस्तार ढंग से सोचें, बढ़िया तैयारी करें और कहना मान लो, पढ़ लो। नुकसान तो 1% भी नहीं है, लेकिन सबके ये समझ नहीं आती। कुछ अभ्यर्थी नियमित पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं त्रिकाल संध्या का समय है, उनके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं ऐसे मेहनती अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम को ऐसे मेहनती अभ्यर्थियों की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की शुरुआत करते हैं वंदे वाणी विनायको मां सरस्वती का नाम लेकर। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि किसने पाठ योजना, अब आपको पता है पाठ योजना, तो अब आपको क्या क्या याद करना है मैं वो भी बताता चलूंगा। जब रिवीजन टेस्ट है तब इन चीजों को याद रखना। मैं पीपीटी टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूं। एक चीज और, टेलीग्राम चैनल है अपना एनडीसी, है ना, क्लासेज, इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप सब जानते हैं। टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर जैसे आज क्लास नहीं हुई जीके की, तो उसकी सूचना हम टेलीग्राम पे ही देंगे कि क्लास आज नहीं हुई है, और पीपीटी भी टेलीग्राम पे डालेंगे। इसलिए टेलीग्राम जरूर जरूर ज्वाइन करें, ठीक है? अच्छा फायदा होगा, बहुत से पेपर्स भी देंगे आगे, तो फायदा होगा, ठीक है? तो चलिए, तो जीके की क्लास आज नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि कल नहीं होगी, कल होगी। और ईश्वर ने चाहा तो कल मान लो 2 क्लास भी दे दें आपको, तो आप तो अपने शेड्यूल वाइज तैयारी करते रहो। आप हमारे कारण रुकना मत। आपका शेड्यूल है, आपने आज दुर्ग वो हवेलियां वगैरह पढ़ ली है, नहीं हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, आप कल अपने अगला तैयारी करें। टेस्ट चलता रहेगा और बीच में एक दिन 2 टेस्ट देकर मैं आपको रिकवर करवा दूंगा, है ना? तो क्या कह रहा है कि किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की? सबसे बढ़िया क्वेश्चन, और अब तक तो आंसर आपका आ चुका होगा। आपका आंसर क्या आ चुका होगा? हर्बर्ट। आपका आंसर क्या आ चुका होगा? हर्बर्ट। अब बात क्या आती है कि हर्बर्ट ने जो पंचपद प्रणाली दी, ये किस सिद्धांत के आधार पर दी? तो हर्बर्ट ने जो पंचपद प्रणाली दी, ये मैं 2-2 क्वेश्चन तो करवा ही दूंगा। स्मृति शिक्षण, ये पंचपद प्रणाली जो है वो स्मृति शिक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है? स्मृति शिक्षण पर आधारित है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। तो पाठ योजना की पंचपद प्रणाली हर्बर्ट ने दी और किस सिद्धांत पर? स्मृति शिक्षण के आधार पर दी। तो अच्छे से याद हो गया। चलिए आगे चलिए। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक
व्यक्तिनिष्ठ विधि है, मतलब सबसे ज्यादा व्यक्तिनिष्ठ विधि इनमें से कौन सी विधि है? निरीक्षण विधि है, बहिदर्शन विधि है, प्रयोगीकरण है या अंतःदर्शन है? शानदार आंसर आना चाहिए। कोई मिस हो जाए, मिस प्रिंट वगैरह तो उसको मत देखना। अंतर्दर्शन तो कौन सी है बताओ, देखें तो उत्तर तो आपको पता चल चुका होगा, व्यक्तिनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ का मतलब खुद के अंदर, अंतर्दर्शन, अंतर्दर्शन ये हो गया। लेकिन क्या अंतर्दर्शन सबने आंसर दिया था? ये आपने पढ़ा था? जिसने पढ़ा हुआ उसको याद है कि शिक्षा मनोविज्ञान की व्यक्तिनिष्ठ प्रणाली अंतर्दर्शन है। अच्छा, ये विधि देने वाले कौन थे? संरचनावादी। कौन थे? संरचनावादी। तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ अच्छा ये संरचनावादियों द्वारा दी गई है, क्योंकि इस विधि का उल्लेख सबसे पहले संरचनावादियों ने किया। अब यहां से एक प्रश्न और निकल जाते हैं। क्रमबद्ध तरीका ये होता है पढ़ने का इस तरह से। संरचनावादी, अच्छा संरचनावादी कौन थे? वो विलियम वुंड टिचनर वगैरह वो थे या नहीं थे? इस तरह से। अच्छा वो थे तो उन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए? इस तरह से क्रमबद्ध चलता है। इसीलिए हमने पहला टॉपिक आज लिया है, आप देख सकते हैं पहला टॉपिक क्या लिया? शिक्षण मनोविज्ञान, इकाई फर्स्ट। आपके 8 इकाइयों में सिलेबस पूरा डिवाइड किया गया है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन आप देखो, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार पर, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार पर किस पर निर्भर करता है? अच्छा, जो शिक्षण अधिगम का जो मनोवैज्ञानिक आधार है वो किस पर निर्भर करता है? यह प्रश्न है कि वो किस पर निर्भर करता है। भाई जो शिक्षण प्रक्रिया है, शिक्षण के द्वारा सीखना, अधिगम, तो उसका जो मनोवैज्ञानिक आधार है वो किस चीज पर डिपेंड करता है? किस पर निर्भर करता है? वो अध्यापन शैली पर डिपेंड करता है, या फिर वो सब जो कंटेंट होता है, विषय वस्तु होती है, उस पर डिपेंड करता है, भाषा पर करता है, या सामाजिक आर्थिक स्तर पर करता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? अध्यापन शैली पर डिपेंड करता है। किस पर निर्भर करता है? अध्यापन शैली पर। मैं आपको बता दूं, आप में से अगर हिंदी के अभ्यर्थी अगर देख रहे हैं तो बता दूं कि अपनी हिंदी साहित्य की क्लासेस 71 क्लास में कंप्लीट हो चुका है, साहित्य कंप्लीट हो चुका है। अब बहुत जल्द नेक्स्ट वीक में काव्य शास्त्र प्रारंभ करने जा रहा हूं, ठीक है? तो बोलोगे सर जीके का पेपर है। देखो मैं बीच बीच में एक एक दो क्लास लूंगा, 2-3 दिन में एक क्लास, ताकि धीरे धीरे आपका ये पेपर हो जाए तो आप फिर से वापस आ सको, है ना? तो मैं जानता हूं कि आपको भी डिस्टर्ब ना हो, तो ज्यादा से ज्यादा नहीं 2-3 स्टार्टिंग की क्लासेस लूंगा, ताकि थोड़ी सी स्टार्टिंग करें काव्य शास्त्र की, ठीक है? और टेस्ट सीरीज एक बार मैंने टेस्ट रोक दिए हैं 2-3, और इस पर उसका क्यों रोके हैं, क्या रोके हैं, मैं उसकी ऐप में सूचना दूंगा। यहां कोई कमेंट कर रहा है तो उसे डिलीट कर दे, यहां कोई मतलब नहीं है। मैं जो भी सूचना है आपको एप्लीकेशन में दे दूंगा, ठीक है? ओके, चलिए निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? यह बहुत अच्छा प्रश्न है कि मनोगत्यात्मक कौन सी नहीं है। देखिए मतलब यूं मान लीजिए, कुछ प्रक्रियाएं मनोगत्यात्मक होती है और कुछ होती है ज्ञानात्मक, कुछ होती है ज्ञानात्मक। 2 प्रकार की हम बात करेंगे, ठीक है ना? अब ये जो इनको यूं मान लीजिए, आप इनको गामक कह दूं कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जो है वो गामक नहीं है ना? गामक क्रिया नहीं है। तो देखो लिखना क्या है? गामक है। मैं यूं कह दूं, एक तरह से प्रैक्टिकल यूं करके कह सकता हूं, ठीक है? फेंकना, खेलना, दौड़ना, कूदना, ये सारी क्या है? ये सारी गामक है, जिसे क्या बोल सकते हैं? मनोगत्यात्मक। क्या है? मनोगत्यात्मक। ये सारी गामक या मनोगत्यात्मक है। तो फिर ये कैसी है? ये ज्ञानात्मक है, क्योंकि सोचने में आपको कोई प्रैक्टिकल थोड़ी करना, सोचना एक ज्ञान से संबंधित प्रक्रिया है। तो बहुत इजी प्रश्न आते हैं, हम लोग जल्दबाजी में घबराकर ही गलत कर देते हैं, ऐसा अपने को नहीं करना है। किशोरों को स्वयं सीखने और समस्या को स्वयं हल करने की दिशा में कौन सा शिक्षण स्तर प्रभावी होगा? सबसे बहुत अच्छा प्रश्न है, पेपर में छपने वाला प्रश्न है। यूं मान लीजिए पेपर में छपने वाला ही प्रश्न है ये, कि किशोरों को स्वयं सीखने और समस्या को स्वयं हल करने की दिशा में कौन सा शिक्षण स्तर प्रभावी होगा? बताओ देखें। तो वो प्रभावी आपने अब तक तो उत्तर दे दिया होगा, चिंतन स्तर। और चिंतन स्तर किसने दिया है? चलो बताओ देखें। हंट का नाम आपने सुना है? तो चिंतन स्तर जो देने वाले, प्रतिपादन करने वाले थे वो थे हंट, ठीक है ना? निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक प्रयोगवादी मनोवैज्ञानिक के रूप में नहीं जाना जाता? कुल मिला के क्या पूछना चाहता है कि प्रयोगवादी मनोवैज्ञानिक के रूप में नहीं है, वो कोई और वादी है, प्रयोगवादी नहीं है। इनमें से कौन सा है? वेबर, वुंड, जेम्स या फिर फेंचर? इनमें से कौन सा है जो प्रयोगवादी नहीं है? तो इसमें से अब तक आपने उत्तर दे दिया होगा विलियम जेम्स। क्यों? तो ये सर कौन से हैं? ये हैं प्रकार्यवादी। कौन से हैं ये?
प्रकार्यवादी हैं। बस सरल प्रश्न आते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगली साइड है परिभाषा। परिभाषा को याद जब भी करते हो, किसी भी परिभाषा को याद करते हो, तो परिभाषा जो होती है ना, उसमें परिभाषा का कोई एक शब्द, जैसे जन्म, वृद्धावस्था से जन्म, तो जन्म और वृद्धावस्था को अपने क्रो एंड क्रो से जोड़ दिया है ना, तो इस तरह से शब्दों को जोड़ के चलो। शिक्षण पारस्परिक प्रभाव का रूप है जिसका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति की व्यवहार क्षमता को बदलना है। मतलब कुल मिलाकर शिक्षण जो एक ऐसा प्रभाव है जो किसी व्यक्ति के व्यवहार क्षमता को बदलता है। अब ये बात कौन कह रहा है? एल एन गेज। ये परिभाषा किसकी है? एल एन गेज की है। तो अब आपको ये अटैच करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा कि भाई शिक्षण पारस्परिक प्रभाव है, एक प्रकार का प्रभाव है जो किसी व्यक्ति के व्यवहार क्षमता को बदलता है। अगर आपको बदलना है तो आपको रेलगाड़ी की, मतलब रेलगाड़ी जो होती है वो कहते हैं गेज शब्द वहीं अपन पढ़ते हैं ना, वो जो पटरियों में है ना, ये कौन सी, मैं तो भूल गया, और आप में से कहीं कमेंट करके बता देंगे। तो गैज शब्द को अब आप इससे जोड़ने का प्रयास करो। कैसे जोड़ो वो तो अब आप जानो। एल एन गैज। अगर आपको बदलना है तो एल एन गैज का सहारा लेना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को बदलना है तो आपको गैज का सहारा लेना पड़ेगा। कुल मिलाकर जोड़ना पड़ेगा। अब कई बार जुड़ेगा, कई बार नहीं जुड़ेगा, तो उसको अलग तरीके से जोड़ना पड़ेगा। लेकिन हार तो माननी नहीं है ना। ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह स्वयं के निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया हो। ज्ञान, कौन सा ज्ञान उपयोगी है? जब आपने स्वयं निरीक्षण करके आपने उसे प्राप्त किया, यानी खुद कहते हैं कि खुद ने मेहनत करके प्राप्त किया, वो ज्ञान उपयोगी है। अब ये सिद्धांत कौन सी विधि का सिद्धांत है? ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि कौन सी है? खोज वाली विधि, प्रदर्शन विधि, क्रिया विधि, या फिर साक्षात्कार विधि? अब बताओ, आप जानते भी हैं, वैसे तो मैं जानता हूं, आपका आपने उत्तर दे दिया होगा। परिभाषा से इसका उत्तर निकल रहा है कि ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह स्वयं के निरीक्षण का मतलब वो क्या कहता है कि ज्ञान वह उपयोगी है जो स्वयं खोज के लाए हो। स्वयं खोज के लाए हो, तो स्वयं खोज के, ये विधि कौन सी है? ह्यूरिस्टिक विधि। किसकी है? आर्मस्ट्रांग की। तो ये लो साहब, उत्तर निकल गया। प्रश्न खुद उत्तर की ओर संकेत करता है, लेकिन ये बात किसको पता चलती है? जब आपने अच्छे से उस टॉपिक को क्लियर किया हो, पढ़ा हो। पता कैसे नहीं चलती कि मन तो सगड़ा ऑप्शन एक जैसा ही लाग रहा, एक जैसा ही तो लागी, किताबा में सब एक जैसी ही लागे, लेकिन माया मैटर अलग अलग हुआ है। समझ रहे हो बात आप? ठीक है, आगे चलिए। शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस बात को तो विशेष, वो मैडम जैसे बोलते हैं सर ये गांधारी मोड है ना, अच्छा है, एक नई चीज निकल के आती है। और आपको बता दें कि बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर एसआई के लिए सर सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सर जो थर्ड पेपर है वो थ्योरिकल स्टार्ट करो। निश्चित रूप से स्टार्ट अब तक कर चुके होते, लेकिन बीच में ये सेकंड ग्रेड के 40 दिन आते रहने से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। आपको डिस्टर्बेंस नहीं होती है, बल्कि मैं तो कहता हूं आपके लिए जिनका सिलेक्शन हो रहा था उनकी दिक्कत थी, लेकिन आप लोगों को तो एक स्पीड मिल जाएगी। लेकिन दिक्कत हमें क्या हुई कि जो एक क्रमबद्ध क्लासेस चल रही थी हिंदी की और राजस्थान जी की थ्योरिकल क्लासेस स्टार्ट करने वाले थे, वो सारा सिस्टम गड़बड़ा गया। तो दिक्कत हमें भी होती है, बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे थ्योरिकल। चलिए, तो ये शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? आपको पता है ये एक एग्जाम में आया था, ये एक एग्जाम में आया था, और इस प्रश्न पर काफी डाउट वगैरह चला था। क्यों चला था? उसका कारण है, ये इसलिए चला था कि शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कुछ विद्वान ये कहते हैं कि भाई शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा जो है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है, न कि शिक्षण। लेकिन कुछ किताबों में जो है ये बिल्कुल सही व्याख्या दी हुई है। और ये जो पीछे से मैंने उठाया ये क्वेश्चन, पीछे एग्जाम रिव्यू से उठाया हुआ है, तो उसमें कि कुछ किताबों में क्या है, शिक्षण को भी एक सामाजिक प्रक्रिया माना है। तो खैर कौन सा कथन सही नहीं है, तो इस हिसाब से तो कुछ किताबों के आधार पर इसका उत्तर ये सही बैठता है। लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा क्या था, डिलीट के लायक प्रश्न था। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो विवादित होता है वो निश्चित रूप से डिलीट होगा। जिसमें आधी किताबों में अलग उत्तर दिया हुआ है, आधी किताबों में अलग उत्तर दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से वो डिलीट की ओर जाएगा। फिर भी इसका उत्तर ये माना गया था उस वक्त। शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले, ध्यान रखना, शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है। मतलब कुल मिलाकर शब्द यहां आ रहा है प्रयोग को प्रस्तुत करता है, जो शिक्षण
और अधिगम को प्रभावित करता है। ये कथन किसका है? ये तो क्या पूछ रहा है आपसे, ये कथन किसका है? तो शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करता है। कुल मिलाकर आप इसको अटैच कर लो, मानव प्रक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है। तो जब मानव प्रतिक्रियाएं जो होगी उसको उस प्रयोग को प्रस्तुत करने का काम करेगा एलिस क्रो। कौन करेगा? एलिस क्रो। हमारे पाठ जो है वो स्थूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म में समाप्त होना चाहिए। मतलब जो भी हमारे लेसन है वो स्थूल से प्रारंभ होकर जो है वो सूक्ष्म में समाप्त होने चाहिए। ये कहा किसने है? ये कहा किसने है? मेन चीज ये है। तो आपने अब तक उत्तर दे दिया होगा, ये परिभाषा है स्पेंसर की। किसकी परिभाषा है? स्पेंसर की। चलो अब तक आपको याद नहीं था, लेकिन कम से कम अब आप ये जो 50-60 क्वेश्चन देखोगे ये तो याद रहने चाहिए ना। ये तो गड़बड़ मत कर देना कहीं गलती से, है ना। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है? मतलब ये 4 कार्य हैं, इनमें से एक कार्य शिक्षा मनोविज्ञान का नहीं है। अब वो कौन सा कार्य? क्या अधिगमकर्ता को जानना शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है या नहीं है? विषय वस्तु का चयन एवं संगठन करना क्या ये कार्य है या नहीं है? सीखने की प्रविधियों के लिए सलाह देना क्या ये है या नहीं है? या असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना? बताओ, देखें कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है। अब तक तो विद्वानों ने उत्तर दे दिया होगा, ये क्यों नहीं है? असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना, यह शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है। तो बोला गुरुजी किसका है? यह कार्य है नैदानिक मनोविज्ञान। नैदानिक मनोविज्ञान में जो असामान्य बालक होते हैं उन बालकों का अध्ययन किया जाता है। हम पढ़ते भी हैं, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण हम पढ़ते हैं, शिक्षण विधियों में भी हमेशा पढ़ते हैं। ठीक है। व्यवहारवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी 3 सत्य है और 1 असत्य है, वो कथन कौन सा है? बताओ, देखें कौन सा। यह अवलोकनीय व्यवहार पर बल देता है क्या? जो व्यवहार अवलोकन करने के बाद जो व्यवहार होता है उस पर बल देता है क्या? यह चेतना का विरोध करता है क्या? तो व्यवहारवाद है, चेतना का मनोविज्ञान का तो विरोध करेगा ही। यह वातावरण पर बल देता है क्या? तो हम सोचेंगे यार वातावरण पर, बिल्कुल व्यवहारवाद तो वातावरण पर बल देता ही देता है। अंतरदर्शन, वेशन नहीं, अंतरदर्शन, ठीक है, विधि को स्वीकार करता है? नहीं करता। ये तो अंतरदर्शन विधि तो वही हो गई, अभी हम पढ़ के आए थे, है ना। तो अंतरदर्शन विधि को व्यवहारवाद जो है वो बिल्कुल भी नहीं देता है। अच्छा, अब इसमें आपको जैसे कुछ चीजें निकल के आती है कि 2-3 चीजें, जैसे व्यवहारवाद यानी वाटसन, व्यवहारवाद यानी वाटसन। देखो कितना इजी, 1913। अब व्यवहारवाद का पिता कौन है? पिता है वाटसन। लेकिन इस व्यवहारवाद को आगे बढ़ाने का काम किसने किया था? मतलब इसको प्रचलन में लाने का काम किसने किया? आगे बढ़ाने का कार्य का काम, इस व्यवहारवाद को प्रचलन, तो वो किया था स्किनर ने। ऐसा ही सुनते हैं आप या फिर कुछ और सुनते हैं? ठीक है। इसमें आप यूं मान लीजिए कि आत्मनिरीक्षण विधि क्या है? आत्मनिरीक्षण विधि व चेतन अनुभूति स्वीकार, चेतन अनुभूति स्वीकार, चेतन अनुभूति को स्वीकार किया गया था व्यवहारवाद, वाटसन 1913। इसके अलावा इनकी इसके बारे में एक चीज और है कि ये मन को अस्वीकार करते हैं, मन को अस्वीकार करते हैं। ये बात मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है ना। इनकी एक पुस्तक है, आपको अगर जहां तक याद हो तो मेरे से पहले लिख देंगे, मुझे पता है। क्या है पुस्तक? साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट, साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट। तो ये पुस्तक भी थोड़ी सी याद कर लेना, साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट, व्यवहारवाद पिता वाटसन, आगे बढ़ाने का सर स्किनर 1913, आत्मनिरीक्षण विधि व चेतन अनुभूति स्वीकार की, मन को इन्होंने पूर्ण रूप से क्या कर दिया? अस्वीकार कर देता है। थोड़ी सी चीजें बता देता हूं जो जितनी एक बार पढ़ने से दिमाग में रहता है कि हाँ ये अच्छे क्वेश्चन है वगैरह। शिक्षण का तात्पर्य अधिगम की दशा को व्यवस्थित करना,
जो कि अधिगमकर्ता की बाह्यता से संबंधित है। शिक्षण का तात्पर्य क्या है? अधिगम की दशा को व्यवस्थित करना, जो कि अधिगमकर्ता की बाह्यता से संबंधित है। शिक्षण को इस तरह किसने परिभाषित किया है? बहुत मतलब एक तरह से ये भी परिभाषा पूछने का प्रयास किया गया है। तो अब बताओ ये परिभाषा किसकी है? बहुत सिंपल है ये परिभाषा, मैं आपको बता दूं, कोई माने ना माने, लेकिन ये परिभाषा क्या कहते हैं, जब मतलब सेलेक्ट हुए थे उससे पहले तो मनोविज्ञान पढ़ते तब की ये सेट की हुई है कि शिक्षा का तात्पर्य अधिगम की दशा को व्यवस्थित करता है। शिक्षण क्या करता है? अधिगम की दशा को व्यवस्थित करता है। कोई माने या न माने गेने, कोई माने या न माने गेने, इस तरह से इसको सेट किया हुआ है। और एक दिमाग में बिठा लें, आपके टोटल 8 इकाई है मनोविज्ञान की। तुम लोग थोड़ी सी ढंग से अगर तैयारी करो तो कहानी कुछ और हो सकती है। हार मत मानना, याद रखना, बार बार कह रहा हूं। कुछ ये एक होता है कि जब मतलब स्टार्ट में बहुत लोग चलते हैं किसी भी दौड़ के लिए, लेकिन होता क्या है, धीरे 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 कम होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? सबके मतलब सब में वो जोश और जुनून अंत तक जिंदा नहीं रह सकता। आप सही ढंग से अगर तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मेरी बात ये गुणकारी साबित होगी कि आपने, जैसे मैंने गुरु टेलीग्राम चैनल पे डाला कि भाई आपका शिक्षण मनोविज्ञान का टेस्ट होगा, मैंने परसों शाम को डाला था। कल मैं जो लेना था मैंने नहीं लिया, कल मैंने नहीं लिया। आज मैंने अभी रात को 9 बजे ये टेस्ट अपलोड किया है। आपका 2 दिन का समय, आपको पहली इकाई जबरदस्त तरीके से पढ़ लेनी चाहिए। चलो आपने नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। अब मेरा दूसरा जो टेस्ट होगा वो निश्चित रूप से 2 दिन के बाद होगा, या तो कल नहीं परसों शाम को पक्का है, मैं अभी कह देता हूं। अब आपको क्या करना है कि उस दूसरी इकाई को टाइम निकालकर, थोड़ा सा लिमिट समय निकालकर उसको बढ़िया घोटना है। कल सुबह उठते ही एक बार कर लो, कल शाम को सोने से पहले उसको वापस रिवीजन कर लो, परसों सुबह कर लो और परसों शाम को कर लो। सर राजस्थान जी के पढ़ना होता है, पढ़ना पड़ेगा, वो तो एक अलग चल रहा है, वो तो प्रोसेस अलग ही चल रहा है। इसको भी करो, क्योंकि साहब इसके 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन का मतलब 40 नंबर, तो इसको छोड़ कैसे सकते हैं? सबसे बड़ी बात है ये बढ़िया तरीके से हो जाएगा, क्योंकि 8 इकाई हो जाएगी, उसके बाद 2 में संपूर्ण पाठ्यक्रम का टेस्ट ले लूंगा मनोविज्ञान के। 10 टेस्ट हो जाएगा तुम्हारे। अगर कहा भगवान ने चाहा कि 10 क्वेश्चन भी अगर एज इट इज मिल जाते हैं तो 10 क्वेश्चन में से, तो अगले 10 क्वेश्चन में से तुम 8 लोग अपने अनुभव से कर दोगे कि हमने पढ़ा था, उस आधार पर हमें ये याद था। सर समझदारी से काम लेना, फालतू मतलब भटकना मत। ऐसे समय में क्रमबद्ध तैयारी टूटती है ना, बहुत नुकसान होता है, बाद में पछतावा शेष रहता है। थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, शिक्षण का आधारभूत प्रतिरूप के प्रणेता कौन है? अब ये सिद्धांत है शिक्षण का आधारभूत प्रतिरूप, इसके प्रणेता कौन कहे जाते हैं? बताओ। देखें, ये तो टिपिकली है ना, ये ग्लेसर 1962, ये वही हैं जिन्होंने बुनियादी, यानी कुल मिलाकर इसको क्या कहा जाता है? बुनियादी प्रतिरूप, यूं कह देते हैं। समझ गए बात आप? बुनियादी प्रतिमा, ये लो ग्लेसर। इसका उत्तर क्या होगा? ग्लेसर। जिसको याद है अच्छी बात है, याद है उसको मैं एक चीज एक्स्ट्रा बता देता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से युग्मित है? यानी इनमें से एक है वो सही है, एकदम करेक्ट है। मूल्य निरूपण संज्ञानात्मक परिक्षेत्र का है क्या? परिचालन प्रहस्तन भावात्मक परिक्षेत्र का है क्या? अनुप्रयोग मनोगत्यात्मक परिक्षेत्र का है क्या? या फिर चरित्रीकरण भावात्मक परिक्षेत्र का है क्या? बताओ इनमें से कौन सा एक सही है? तो देखो इसमें सही है ये, क्योंकि इस भावात्मक में चरित्रीकरण आता है। इसके अलावा भी बहुत से आते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, प्रतिक्रिया आपने सुना होगा, प्रतिक्रिया, ठीक है। चरित्रीकरण के साथ साथ भावात्मक में प्रतिक्रिया, अवमूल्यन, विवरण, आग्रहण, प्रतिक्रिया, अवमूल्यन, आग्रहण, ये सारी चीजें भी इसी में आती है। तो केवल एक नहीं, प्रतिक्रिया याद रखना, अवमूल्यन विवरण याद रखना, अवमूल्यन विवरण याद रखना, आग्रहण याद रखना, चरित्रीकरण याद रखना, ये सारे भावात्मक परिक्षेत्र के ही अंग हैं। ब्लूम का नाम सुना होगा, जिसने शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा वर्ग
ज्ञानात्मक पक्ष का नहीं है, यानी 3 इसमें ज्ञानात्मक पक्ष के हैं, 1 ज्ञानात्मक पक्ष का नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा ये, और अब आपको बताना है इसका उत्तर। बताओ, देखें, बताओ 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 बताओ। ये नहीं है, ये ज्ञानात्मक पक्ष का नहीं है। ज्ञान बोध प्रयोग है, इसके अलावा जो और बता रखे हैं वो है विश्लेषण, इसके अलावा जो और हैं वो है संश्लेषण, इसके अलावा जो और है वो है मूल्यांकन। यानी ज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन, ये हैं इनके शैक्षणिक उद्देश्य, लेकिन संप्रत्ययीकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण उद्देश्य के संदर्भ में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण उद्देश्य, कौन सा कथन शिक्षण उद्देश्य के संदर्भ में सही नहीं है? बताओ, देखें। इनका स्वरूप विशिष्ट होता है, सब होता तो है। इनकी सहायता से शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। इनका मनोवैज्ञानिक आधार होता है क्या? बिल्कुल, मनोविज्ञान पढ़ रहे, मनोविज्ञान आधार होगा। इनकी प्राप्ति लंबी अवधि में होती है कि नहीं? कम समय में होती है, इनकी प्राप्ति कम समय में होती है। बस इतना सा ही तो चेंज किया और हमारे 2.66 चले गए। लेकिन हमें एग्जामिनर से स्मार्ट रहना है। कौन सा शिक्षण स्तर अन्य शिक्षण स्तरों के आधार को एक आधार प्रदान करता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक ऐसा शिक्षण स्तर है जो अन्य शिक्षण स्तरों को आधार प्रदान करता है, कौन सा है? तो वो है स्मृति शिक्षण स्तर। और ये किसका है? अभी पहले ही क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, हर्बर्ट का है। तो याद बार बार थोड़ी करना पड़ता है, बार बार नहीं करना पड़ता, एक बार याद हो गया, मान लो एकदम क्लियर हो गया। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, बताओ, देखें, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं, क्या नहीं है? मनोविज्ञान की एक अनुप्रयुक्त शाखा, ये तो है। शिक्षा का विज्ञान ये भी है, एक धनात्मक विज्ञान ये है, एक मानक विज्ञान नहीं, ये तो एक क्या है? व्यवहारवाद पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? ये एक व्यावहारिक विज्ञान है, न कि एक मानक। मानक थोड़ी है, याद रखना, मनोविज्ञान मानक नहीं है। मैं अभी आगे एक क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, वो बताऊंगा मैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये परिभाषाएं तो इतनी कॉमन है, मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई इसका गलत आंसर देगा ही देगा। बताओ, देखें, इसका गलत आंसर न आए तो ज्यादा बेस्ट है। ईएपील क्या है? ईएपील की परिभाषा है ये। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। पाठ के प्रारंभिक स्तर पर किस शिक्षण प्रविधि का सर्वप्रथम उपयोग किया जाता है? दृश्य सामग्री का उपयोग, मूल्यांकन करना, निर्धारित कार्य पूर्ण करने तो सौंपना, पाठ्य पुस्तक का उपयोग। तो बताओ, देखिए, इसमें से कौन सा उत्तर होगा? तो अब तक तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप जानते हैं, मूल्यांकन करना। देखो, मनोविज्ञान के क्वेश्चन है, अप्लाइड क्वेश्चन है सारे के सारे, और सबकी धारणाएं अलग अलग रहती है, किताबों में अलग अलग मिलता है। बाई चांस मैंने आंसर सारे चेक किए हैं, और चेक किए हैं तभी मैंने एक्स्ट्रा चीज निकाली है। और जिस क्वेश्चन की एक्स्ट्रा चीज निकल सकती है, इसका मतलब वो सही चेक किए हुए हैं। फिर भी आपको लगता है सर हमारे पास जो किताब है उसमें ये लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट बता सकते हैं मुझे करके। ये लाइव कमेंट नहीं, इसके अलावा कमेंट में, जैसे आप जीके के भी पेपर अटेंड कर रहे हो, उसमें आपको किसी क्वेश्चन में डाउट नजर आए ना, तो आप लाइव कमेंट में नहीं, बल्कि जो सीधे कमेंट करते हैं ना अपन बाद में, उस कमेंट में लिख दे कि सर ये प्रश्न नंबर 17 है, इसमें आपने ये बताया, हमें ये लग रहा है, हमने ये पढ़ा है। कोई दिक्कत नहीं, उसका आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में उत्तर मिल जाएगा। यही होता है, देखो। और कई बार जैसे कुछ एक दो कमेंट, कुछ आपको पता गलत कमेंट करते ही हैं, आप जानते हो कि किस टाइप के लोग हैं। माफी मांगो, हमने कौन सा जुर्म कर दिया जो माफी मांगे? गलती होती है तो किताबों के आधार पर होती है। मतलब बोलने का तरीका ही नहीं है कोई आदमी, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा तक नहीं है कि इस भयंकर गर्मी में, मतलब लगातार उनको ये था कि क्लास सर लेनी है। पिछले 2-3 क्लासेज में मैडम ने जो है वो थोड़े से स्वास्थ्य खराब था, फिर भी उन्होंने दवाई लेके ली है। आज की क्लास जब मैंने फ़ोन पे बात की स्कूल जाने के बाद, मैंने कहा मैडम आप क्लास लेने जा रहे हो ना? बोला सर, तो मैंने कहा मैडम आवाज़ बहुत ख़राब है आज तो। बोला सर आज तो स्वास्थ्य बिल्कुल सही नहीं है, पर मैं जा रही हूँ। मैंने कहा नहीं जाना, आप आज रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि फिर वो अपना 100% नहीं दे पाते। जो मेहनत कर रहा है, निःशुल्क शिक्षा का मतलब समझो तुम लोग, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उसको तवज्जो दो। और इसीलिए बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा ये जो लाइक्स के लिए क्यों बोलते हैं, लाइक्स के लिए, ताकि इससे क्या होता है कि और बच्चों तक पहुंचे और लगे कि नहीं अच्छी क्लास है। अगर अच्छी है तो निश्चित रूप से लाइक करना चाहिए।
एकदम मारवाड़ी में कहने की क्लास पूरी देख ले, आनंद भी ले ले, पर नुगरा वजन लाइक और कौन करे, इसो नहीं बढ़नो, बढ़िया इंसान बढ़नो। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से जो सही है उसे चुनो। एक सही है, 3 गलत है, चुन लो इसमें से। इजी बहुत तरीका है ना। तो अनुदेशात्मक तकनीक शिक्षण कला है क्या? अनुदेशात्मक तकनीक शिक्षण अधिगम कौशलों पर आधारित विज्ञान है क्या? हेलो, आवाज आ रही? हाँ। अनुदेशात्मक तकनीक एवं शिक्षण मशीन है। अनुदेशात्मक तकनीक साइबर नेटिक्स मनोविज्ञान है। इसमें से कोई चीज सही नहीं, ये सही है। अभी क्यों सही है? क्योंकि अनुदेशात्मक तकनीक जो है होती है ना, वो सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार का ज्ञान देती है। सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार की सूचना जो है वो देती ही देती है। बाकी इनमें से कोई कथन सही नहीं है। यही है ना, प्रश्न गलत तो नहीं पढ़ लिया? जो सही है उसे चुने। सही, ठीक है, सही पढ़ा है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के निम्नांकित पदों को सही क्रम में रखो तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें क्या है, कूट देखने से पहले आपके दिमाग में एक लाइन आ जानी चाहिए। सबसे पहले पी ओ, पी के बाद में क्या आना चाहिए? ओ। अब बताओ, दो बस, सी, अब बीच में क्या आएगा? तो वो POMC क्या हो गई? प्लानिंग। सर अंग्रेजी में लिखो, अंग्रेजी में जबकि स्पेलिंग नहीं आती हुआ फिर, ठीक है। ये क्या है? संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ये क्या है? मोटिवेशन, जो मेरी हर क्लास में आपको मिलता ही मिलता है। अब बात आ गई, ये सी का मतलब क्या होगा? इनमें से देख लो आप कहां आपको नजर आ रहा है। यही तो होता है, ठीक है ना। तो प्लानिंग है, संगठन है, मोटिवेशन है, और सी आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। बताओ, देखें सी क्या है? एकदम कैलकुलेटिंग है या नहीं है, आपको बताना है। अब ये क्या कह रहा है? इसको सही क्रम में लिखना है। तो इसको सही क्रम में अब तक आपने बता दिया होगा, BACD क्या हो जाएगा? BACD, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गठन शिक्षण कौशल से संबंधित नहीं है? इनमें से एक है, वो शिक्षण कौशल से उसका मतलब ही नहीं है, और वो कौन सा है बस आपको वो उतना ही बताना है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप टीचिंग करवा रहे हो तो मुझे बताओ, टीचिंग में आपको इसकी कहां जरूरत है, इसकी कहां जरूरत है? आप श्यामपट्ट का काम यूज लोगे, पुनर्बलन कौशल हम पढ़ते ही हैं, उद्दीपन पढ़ते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं होती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब यहां पर मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं, आपके काम आएगी। जैसे शिक्षण कौशल को लेकर चलता है। अब मान लो एक छोटा सा प्रश्न आ गया कि एलन और एक रायन नाम है, इन्होंने कितने शिक्षण कौशल बताए थे? तो आपके ध्यान में होना चाहिए, इन्होंने 14 शिक्षण कौशल बताए थे, एलन और रायल ने। ये हो गया। एक आपने सुना को पासी ने बताए थे 13, ठीक है। एक वो जगीरा, हिंदी फिल्मों में गुंडा था, लेकिन अपने उसका नाम है जंगीरा, जंगीरा ने बताए थे 20। कितने बताए थे? 20। और जो भारत में CAC है, उनके अनुसार कितने? 21 कौशल का उन्होंने बखान कर रखा है। तो सबके ध्यान रखना चाहिए किसने कितने कौशल बताएं, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। टोली जो शिक्षण है, कौन सा शिक्षण है? टोली शिक्षण। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति को कहा जाता है? जब 2 या अधिक शिक्षक किसी एक छात्र को पढ़ाते हैं, जब 2 या अधिक शिक्षक किसी छात्र को एक समूह को पढ़ाते हैं, 2 या अधिक शिक्षक एक प्रकरण पर परिचर्चा करते हैं, जब 2 या अधिक शिक्षक एक कठिन समस्या को हल करते हैं। तो बताओ, देखें तो आपने दे दिया, जब 2 या अधिक शिक्षक किसी छात्रों को एक समूह को विभिन्न परिस्थितियों में पढ़ाते हैं तब होता है। अच्छा, इसका उद्भव कहां हुआ? अमेरिका 1956, ये जरूर याद रखिएगा, है ना। अमेरिका 1956। रॉबर्ट सिल्वेस्टर के अनुसार शिक्षक शिक्षा की पाठ्यचर्या से मस्तिष्क विज्ञान की अनुपस्थिति किस बात की संभावना को उत्पन्न करती है? समझ गए बात आप? रॉबर्ट सिल्वेस्टर के अनुसार शिक्षक शिक्षा की पाठ्यचर्या से मस्तिष्क विज्ञान की अनुपस्थिति किस बात की संभावना को उत्पन्न करती है? शैक्षिक सृजनात्मकता, शैक्षिक पिछड़ापन, शैक्षिक व्यापारी और शैक्षिक अभिप्रेरणा। बताओ, जो रॉबर्ट सिल्वेस्टर नाम के व्यक्ति हैं, उनके अनुसार शिक्षक शिक्षा की पाठ्यचर्या से मस्तिष्क विज्ञान की
अनुपस्थिति, किस बात की अनुपस्थिति? अनुपस्थिति का मतलब ये क्या हो गया कि वो पिछड़ा। निम्नलिखित में से क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक पक्ष का हिस्सा नहीं है। बताओ, देखें अभी हम पढ़ के आए हैं, जो मनोगत्यात्मक पक्ष का हिस्सा नहीं है वो कौन सा? व्यवस्था, नियंत्रण, संयोजन। लेकिन आदत का निर्माण ये मनोगत्यात्मक में शामिल नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद से संबंधित है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन आया था, उसमें आपको बताया था, लेकिन यहां प्रश्न क्या है? संबंधित नहीं थे। और हमने पढ़ा कहां तक? यहीं तक। गड़बड़ हो जाएगी। तो प्रकार विलियम जेम्स तो मैंने बता दिया कि ये प्रकार्यवादी है। जेम्स का जहां नाम आता है वहां क्या नाम आता है? जॉन डीवी नाम आता है या नहीं आता है? वहां एंजल नाम आता है या नहीं आता है? आता है। लेकिन टिचनर का नाम, टिचनर जो है उसका नाम प्रकार्यवादी में नहीं आता। तो अब इससे एक प्रश्न और क्लियर होता है कि ये तीनों प्रकार्यवादी हैं। इस बात को आपको याद रखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? मतलब शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है उससे संबंधित नहीं। तो ये मतलब पूछ रहा है कि भाई ये एक व्यवहार परक विज्ञान है या नहीं है, ये एक सामाजिक विज्ञान है या नहीं है, ये एक धनात्मक विज्ञान है या नहीं है ना, और यह एक मानकीय विज्ञान है या नहीं है। बस ये इतना सा ही पूछ रहा है ना। तो बताओ, देखें ये कह रहा संबंधित नहीं है ना। ये एक सामाजिक विज्ञान नहीं। भाई मनोविज्ञान सामाजिक कहां से होगा? शिक्षा मनोविज्ञान तो विशेष रूप से सामाजिक है ही नहीं, है ना। और साथ में मैंने अभी आपको बताया था ना, इसी प्रश्न के आधार पर बता रहा हूं, ये न तो मानकीय है और न ही शुद्ध है। ये मानकीय भी नहीं है, शुद्ध भी नहीं है, सामाजिक भी नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान संबंध किससे संबंधित है? अधिगमकर्ता से है, अधिगम प्रक्रिया से है, अधिगम स्थितियों से है, या फिर दिए गए सभी विकल्पों से? बहुत इजी क्वेश्चन है और आपको इसका उत्तर आना चाहिए। और अपने हिंदुस्तान की आदत है उपयोग तो सभी, ये तो हम पहले करके आएंगे। जब एक ही विषय के विकास, एक सब्जेक्ट है उसके विकास के अध्ययन अधिक समय अवधि तक किया जाता है तो इस अध्ययन को क्या बोलते हैं? केस स्टडी बोलते हैं क्या, या जीवन वृत्तांत अध्ययन बोलते हैं क्या, या अनुप्रस्थ काठ अध्ययन बोलते हैं क्या, या अनुदैर्ध्य अधिगम बोलते हैं क्या? बताओ, देखें क्या बोलते हैं? बताओ बताओ। इस प्रश्न में एक बात बताऊं, जैसे आपने नाम सुना होगा लिंडग्रेन, इसने टोटल 3 तत्व बताए हैं। लिंडग्रेन जो है उसने 3 तत्व बताए हैं। क्या बताए हैं? देखो ये लिखे हुए हैं, ये 3 तत्व इसने ही बताए हैं। ये यहां क्लियर हो जाती है। अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम स्थिति, ये तीनों तत्व लिंडग्रेन ने बताए हुए हैं। हाँ, तो यहां पे पढ़ रहे हैं कि जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समय अवधि तक किया जाता है तो उस अध्ययन को कहते क्या हैं? बताओ, देखें तो उसको हम कहते हैं अनुदैर्ध्य अध्ययन। एक ही मतलब विकास का अधिक समय अवधि तक किया जाता है, एक ही विषय के विकास का अध्ययन, उसे अनुदैर्ध्य कहते हैं। ये अनुदैर्ध्य ये वगैरह हम ये बालू का स्तूप हम पढ़ते आए हैं, तो वहां वो सेम बात है, एक ही क्रमबद्ध। शिक्षण प्रक्रियाओं में पारस्परिक प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें दूसरों के व्यावहारिक क्षमताओं के विकास का लक्ष्य होता है। दूसरों के जो व्यावहारिक क्षमताओं के विकास का लक्ष्य होता है। प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवहार की उपरोक्त परिभाषा है किसकी? सबसे टेढ़ा काम होता है परिभाषा याद करना, लेकिन आपको ये सेम परिभाषा सम्मिलित किया जाता है इसमें दूसरों के व्यावहारिक क्षमताओं के विकास का लक्ष्य होता है। देखो सेम वही बात आ गई कि दूसरों के व्यावहारिक क्षमताओं के विकास का लक्ष्य होता है। कुल मिला के वही बात आ गई गैज, है ना। इस प्रश्न पे ध्यान नहीं। प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवहार की उपयोग, यानी ये परिभाषा किस सिद्धांत की ओर? प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवहार की ओर संकेत करती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मैं आपको बता दूं, अगर किसी अभ्यर्थी को इस क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, उसे लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन सर ये तो मेरे ज्यादा गलत हो रहे हैं, सीधे से एक ही रीजन है, कल सुबह उठें और वापस इस शैक्षणिक मनोविज्ञान का एक रिवीजन मार लें, तब आपको इनमें से कुछ क्वेश्चन दिमाग में आएंगे। ठीक है ना, कह रहे हैं हाँ कल ये चर्चा हुई थी क्लास में। अब ये आएंगे किसके? जो कंसंट्रेट होकर देखता है। जैसे जो वीडियोस में बट फटाफट उत्तर दे रहे हैं सी बी डी, वो बच्चे सिर्फ अपने ध्यान देते हैं कि हाँ सर प्रश्न करवा रहे हैं और फटाफट अपने को आंसर देना है और फटाफट फ्री होना है ताकि अपना कोई काम करके पढ़ने बैठे। ये तो होता तरीका। और एक होता है ऐसे क्या पढ़ा रहे हो, वो पढ़ा रहे हो, वो सिर्फ होते हैं न्यूसेंस क्रिएट करने वाले। तो उनको सिर्फ बैठे बंदा बैठा रहता है हाइड फ्रॉम चैनल, एक ही तरीका। और क्या करें इस होगा, जानबूझ के आपको मिसगाइड करने का प्रयास किया जाता है, आपके दिमाग में टेंशन, आपकी एकाग्रता भंग करने का प्रयास किया जाता है। तो आप तो पूरा कंसंट्रेट रखो। जैसे कितना अच्छा प्रश्न है कि वाटसन व्यवहारवाद है क्या?
जॉन डीवी का संरचनावाद है क्या? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है क्या? और वर्दीमर का गेस्टॉल्टवाद है क्या? तो बताओ देखें। जॉन डीवी सही नहीं है। हाँ, जॉन डीवी का संरचना है क्या? आपने जॉन डीवी को तो कहाँ पढ़ते हैं? निरीक्षण में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं ना। तो जॉन डीवी का संरचना, तो सर संरचना किसका? क्या आपने विलियम वुंट का नाम नहीं सुना? बताओ, विलियम वुंट का नाम नहीं सुना क्या? बस गलत एक ही तो था। शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्तित्व और कम परिपक्व व्यक्ति के बीच वह घनिष्ठ संपर्क है जिसके द्वारा कम परिपक्व व्यक्ति को शिक्षा की दिशा में और आगे बढ़ाया जा सकता है। ये किसने कहा था? बहुत सिंपल परिभाषा है। मतलब एक कम परिपक्व और मतलब अच्छा परिपक्व जो व्यक्ति है, उन दोनों के बीच में मतलब एक घनिष्ठ संबंध, कुल मिला के ये है मॉरिसन। अब इसको कैसे याद कर सकते हो? शिक्षण एक अधिगम परिपक्व व्यक्तित्व है और कम परिपक्व व्यक्तित्व के बीच घनिष्ठ संपर्क है जिसके द्वारा कम परिपक्व व्यक्ति को शिक्षा की दिशा में और आगे बढ़ाया जा सकता है। मॉरिसन यानी एक पिता है, पिता ने कहा कि मेरा सन क्या? मेरे सन जो कि क्या है? अपरिपक्व है, इसको मैं परिपक्व बना दूंगा। तो परिपक्व बनाता कौन है? पिता। तो कुल मिला के हमेशा परिपक्व बना पूछते हैं कि भाई आप किसे परिपक्व बना रहे हो? तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा मॉरिसन, मैं अपने सन को परिपक्व बना रहा हूं। बस इसको यूं करके जोड़ दो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बात है कि कौन सी अवस्था में अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है कि अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है। तो वो किशोरावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, आरंभिक प्रौढ़ावस्था होती है, मध्य प्रौढ़ावस्था। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखें, आपको जब ये चीज पता चलेगी ना, अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है। चलो मैं आपको इसको बीएड के दौरान अपन करते हैं ना, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो अपन एक उसके सिमिलर क्वेश्चन पूछते हैं। इसकी एज होती है 13 से 18 वर्ष। अहम बनाम भूमिका जो है ना, इसकी एज होती है 13 से 18 वर्ष, है ना। तो अब ये आयु काल किसका होता है? ये होता है किशोरावस्था का। उत्तर निकलता है साहब, उत्तर तो निकलता ही है, बस आपको उत्तर निकालना आना चाहिए। अनुदैर्ध्य फिर से आ गया है। अनुदैर्ध्य उपागम जिन बालकों का पर्यवेक्षण किया जाता है वो होते हैं, वो किस टाइप के होते हैं? जिन बालकों का पर्यवेक्षण किया जाता है वो किस टाइप के होते हैं? तो वो नए, विभिन्न, निश्चित या उपरोक्त में से कोई नहीं, वो निश्चित होते हैं। जो पर्यवेक्षण किया जाता है वो क्या होते हैं? निश्चित अभ्यर्थी होते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? इनमें से एक शिक्षण सूत्र नहीं है, शिक्षण सूत्रों में उसे शामिल नहीं किया जाता है। तो ज्ञात से ज्ञात, विशिष्ट से सामान्य, अंश से पूर्ण, सरल से जटिल या कठिन, बताओ कौन सा है? तो बिल्कुल इसका उत्तर होगा नहीं, सी होगा, क्योंकि इसका उत्तर होना चाहिए पूर्ण से अंश होता है, ना कि अंश से पूर्ण होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? बस सिंपल। अच्छा एक बात और उसमें, जैसे ये जो अवस्थाएं कहाँ गया, ये अहम बनाम भूमिका वगैरह, ये अवस्थाएं दी किसने है? ये दी है इरिक्सन ने। और आपको पता है इरिक्सन ने कुल कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है? 8 अवस्थाएं बताई है। आप चाहो ना, अगर आप चाहो ना तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। हमारा इतिहास गवाह है, हमने चंद सैनिकों पर बड़े बड़े युद्ध जीते हैं। हमने मतलब इतिहास गवाह है कि मतलब बलिदान हो, चाहे मतलब ऐसे जो कार्य एकदम नामुमकिन थे उनको भी हमने कर दिखाया है। तो ये तो एक सेकंड ग्रेड का एग्जाम है। आज 27 तारीख हुई है, 27-28 तारीख हो गई है ना लगभग, यूं मान लो आप। तो अब अपने पास 1 महीना है, 1 महीने में क्या कुछ नहीं किया जा सकता। हमारा इतिहास गवाह है। तो तुम लोग अगर ढंग से क्रमबद्ध तरीके से पढ़ो ना तो तुम्हें एक बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। नहीं पढ़ोगे तो भाई देखो, कोई किसी को तकलीफ नहीं होती। मुझे बताओ, आपकी नौकरी नहीं लगेगी, किसको तकलीफ होगी? किसी को नहीं होगी, या तो तुम्हें खुद को होगी या तुम्हारे माँ बाप को होगी। अपने तो सीधी नेचुरल बात करते हैं। तो कुल मिला के उन 4 अंकों के लिए संघर्ष करो। तुम ये मत देखो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तुम्हें पढ़ना है बस। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, हम तो वैसे ही है कि निःशुल्क शिक्षा जो है ना, उसको निःशुल्क शिक्षा ही रखेंगे और टेस्ट सीरीज जो है वो ऐप पर चलाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं फिर कहता हूं, कई बच्चे वो है ना गलत, पहले तो टेस्ट सीरीज ले लेते हैं, ठीक है, फिर कहते हैं हमने तो कोर्स समझ के लिया था, क्योंकि उनको फिर नोट्स मिल जाते हैं और टेस्ट की पीडीएफ निकालने का प्रयास करते हैं, नोट्स लेके कहते हैं हमें ये नहीं लेनी थी। मैं तो सीधा बोलता हूँ टेस्ट सीरीज या कोर्स निःशुल्क ही होगा, ऐप पर होगा ही नहीं, क्लियर बात है। लेकिन कितना भी कहते हैं स्टूडेंट जालसाजी क्रिया में ना रहता ही नहीं है।
इसीलिए क्या होता है कि एकदम जो जरूरतमंद अभ्यर्थी है ना, बच्चे हैं ना, हम तो स्कूल में भी आज भी चर्चा कर रहे थे, आपको रियल बताऊं, समय नष्ट नहीं करूंगा, मैं समझता हूं आपके समय की कीमत। स्कूल में आज भी चर्चा कर रहे थे कि जो वास्तव में जरूरतमंद बच्चे हैं ना, उन बच्चों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अब उन बच्चों को तक पहुंचने के लिए आपसे कहते हैं कि लाइक एंड शेयर करें, ताकि एक सिस्टम ऐसा है कि हम एकदम फ्री भी कर सकें कि भाई टेस्ट सीरीज भी। और मैं एक बार आपको इस मंच से एक बात कह के जा रहा हूं, मेरे आज के दिमाग की एक उपज है, कहता ना कि तार सब तक किसके दिमाग की उपज थी। वैसे मैं हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर एक फ्री, एकदम फ्री टेस्ट का भी आयोजन करूंगा, जो बीच बीच में जो डेली यूट्यूब पे हिंदी की क्लासेस देखेंगे उनसे बीच बीच में जो है एक सामूहिक टेस्ट करवाएंगे, सामूहिक टेस्ट भी करवाएंगे, ये भी मेरा प्रयास रहेगा। तो कुछ बच्चों के लिए फ्री भी व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं, को करने वाले करते हैं, लेकिन भैया मेरे पास तो साधन न होते हुए मैं इतना प्रयास कर रहा हूं, मैं तो मानता हूं कि ये बेस्ट है। अब कोई माने नहीं माने वो आगे की बात है। इसीलिए मैडम ने राजस्थान जीके को बोला सर मैं थ्योरी भी पढ़ाऊंगी सर, वास्तव में बच्चे पढ़ना चाहते हैं और हमें व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं कि सर आपसे एक रिक्वेस्ट है मैडम को कोई कोर्स करवाए। ये बहुत बड़ी बात होती है कि व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट की जा रही है। मैं आप सबको कहता हूं निश्चित रूप से हम फ्री करवाएंगे और पूरा कोर्स करवाएंगे एकदम क्रमबद्ध तरीके से। और तो और बहुत जल्द आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के जो अभ्यर्थी हैं, जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, स्कूल लेक्चरर और सेकंड ग्रेड, इनका पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज तैयार हो रहा है। उसके बाद हिंदी जिस प्रकार इस चैनल से निःशुल्क चल रही है, इंग्लिश भी स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड को लेकर निःशुल्क पढ़ाएंगे। कौन पढ़ाएगा, गोल्ड मेडलिस्ट पढ़ाएगा या कोई सेलेक्टेड पढ़ाएगा, वो बहुत एक संशय का क्वेश्चन है। लेकिन याद रखें इंग्लिश वालों के लिए भी एनडीसी के द्वार बहुत जल्द खुलने वाले हैं। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, आपसे तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपको इसका उत्तर देना है। जॉन डीवी, विलियम जेम्स या फिर एविंगहॉस, और चौथा ऑप्शन आपके सामने है वुंड। तो सिंपल सी बात है, इसका उत्तर तो आपने सबने सही दे दिया होगा, विलियम जेम्स। एक अच्छी शिक्षण विधि कौन सी होती है, जो विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करे, या जो विषय वस्तु को स्पष्ट करे, या जो प्रश्नों को हल करे, या जो विषय को विवेचित करे? मुझे बताओ। मैं जहां तक मानता हूं एक अच्छी शिक्षण विधि वो होती है जो आपकी विषय वस्तु यानी जो आपका सब्जेक्ट है उसे स्पष्ट करे भाई, और वो वास्तव में होती है। मैं बताता हूं कैसे। अपनी जो हिंदी साहित्य की जो क्लासेस, जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का निःशुल्क कोर्स चल रहा है, उसको कंटेंट को इतना सरल तरीके से प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे जीजीडी पर भी जो मैंने हिंदी व्याकरण की क्लासेस पढ़ानी स्टार्ट की, उसमें व्याकरण को एकदम सरल तरीके से बच्चों के सामने रख दिया कि बेटा ये एकदम सरल तरीके से है। आप अपनी चीज को एकदम स्पष्ट अगर सही ढंग से करना जानते हो तो आप एक अच्छे शिक्षक हो, और आपको नॉलेज बहुत ज्यादा है तो आप एक नॉलेजेबल पर्सन हो। आप एक अच्छे शिक्षक नहीं, शिक्षक वो है जो मतलब क्या कहते हैं कि अपनी बात को समझाने में एक्सपर्ट हो, ये सबसे जरूरी होता है। भाई आप में से, हम में से बहुत से ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हैं जिनको हमसे ज्यादा आता है, लेकिन बात यह है कि अपनी बात को वहां तक पहुंचाया जाए, ये जरूरी है। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है, एग्जाम में छपने लायक परिभाषा है, इसको याद कर लेना। क्यों? क्योंकि ये परिभाषा कुप्पू स्वामी की है। किसकी है? कुप्पू स्वामी। एक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक और भौतिक परिवेश समान होते हैं। यह विचार किसका है बताओ। देखिए, यह विचार कृत्यवादियों का है, या एसआर सहचर्यवादियों का है, या गेस्टाल्ट फील्ड मनोवैज्ञानिकों का है, या संरचनावादियों का है? संरचनावादी ये बात कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक और भौतिक परिवेश जो होते हैं वो समान होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्न में से शिक्षण का स्तर नहीं है। स्मृति, ये तो हमने पढ़ के आए थे हर्बर्ट, सूक्ष्म स्तरीय, अवबोध स्तरीय और चिंतन स्तरीय। बताओ देखें इसमें से कौन सा नहीं है। अब आप देखो, इसमें एक चीज सबसे पहले, अगर आपको यह पता है ना कि कौन सा शिक्षण स्तरीय किसका है, तो आप गलत कभी नहीं करोगे। देखो, अवबोध किसका है? मॉरिसन का है। चिंतन किसका है? हंट का है। ये किसका है? हर्बर्ट का है। लेकिन ये माइक्रो टीचिंग थोड़ी है, यहां पर ये शिक्षण का स्तर पूछ रहा है, ठीक है। स्मृति स्तर के शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है? इनमें से एक उद्देश्य नहीं है। स्मृति स्तर का जो शिक्षण है ना, उसका एक उद्देश्य नहीं है। मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण, तथ्यों का ज्ञान देना, अर्थ का प्रत्यक्षीकरण करना एवं विचारों को समझना। बताओ देखें कौन सा नहीं है? और ज्ञान को पुनर्स्मृति तथा पुनर्प्रस्तुतिकरण करना। तो इसका उत्तर होगा ये।
क्यों होगा ये? क्योंकि इसका एक उद्देश्य ये होता है, ये क्या करता है, सीखे हुए ज्ञान को फिर से याद करना। वही बात हो गई एक तरह से, यही पुनर्प्रस्तुति, ये तो पुनर्प्रस्तुति है, पुनर्स्मृति होगी, सीखे हुए ज्ञान को दोबारा याद करना, ये तो है। तो इसका उत्तर तो होगा ये सी ऑप्शन इसका उत्तर होगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था का कार्य नहीं है? इनमें से एक अंतः क्रियात्मक अवस्था का कार्य नहीं है, वो कौन सा है? प्रत्यक्षीकरण, निदान, अधिगम, अनुभवों का चयन या प्रतिक्रियात्मक प्रक्रियाएं? ये टफ है प्रश्न, ये प्रश्न टफ है, बताओ देखें। प्रत्यक्षीकरण, निदान, अधिगम, ये तो पढ़ा हुआ है ना, वही कर सकता है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई कर सकता है। ऐसे प्रश्न आए तो अधिगम, अनुभवों का चयन, कौन से शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था का कार्य नहीं है? भाई आप अधिगम जो अनुभव है उसका चयन करोगे तो उसमें आपको इस अंतः क्रियात्मक अवस्था की कहां जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन, मतलब उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य होने वाले जो संबंधों का अध्ययन है वो किस विधि में किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताओ देखें। तो इसका उत्तर होगा प्रयोगात्मक विधि, और यहां नाम आएगा विलियम वुंट, और आपको पता होना चाहिए एसआर थ्योरी, ये पता होना चाहिए आपको। विद्यालय से पलायन करने वाले बालक का अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो एक पढ़ने वाला अभ्यर्थी कभी गलत नहीं करता, वो है केस स्टडी। किसने दी थी? टाइडमैन। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है, औपचारिक, अनौपचारिक, जानबूझकर या नियमित। तो सीधी सी परिवार है, परिवार वाली होती है, ये होता है परिवार, ये होता है विद्यालय। क्या होता है? विद्यालय। एक शिक्षा और होती है जो होती है निरौपचारिक। निरौपचारिक कौन सी होती है? वो पत्राचार वाली होती है। बस सिंपल सी क्वेश्चन है, याद रखना। मैं, आप मानो या ना मानो, ये हकीकत है। और वो हकीकत क्या है कि तरीके से पढ़ा हुआ कभी इंसान भूलता नहीं है। रिवीजन की आवश्यकता तो पड़ती है। मैं हमेशा बोलता हूं कि घोड़ो अड़े पान सड़े विद्या बीसर जाए, रोटो जड़े अंगार में कहो चेला खिड़वाए। मैं हमेशा बोलता हूं रिवीजन की तो आवश्यकता पड़ेगी। मैं हूं चाहे बड़े से बड़ा विद्वान भी क्यों ना बन जाए, उसको भी रिवीजन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन पढ़ा हुआ कभी भूलते नहीं, अच्छे से पढ़ा हुआ। और ये यही कारण है कि बहुत सी चीजें जब मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार करता हूं तो मुझे बहुत सी चीजें रिकॉल हो जाती है। अभी हमने पढ़ा ना, सीखे हुए को याद करना दोबारा, वही चीज है। प्रशिक्षणार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का जो आधारभूत कार्य है वो कौन सा है? बताओ देखें। 49 नंबर क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। जो प्रशिक्षणार्थी होते हैं उनके हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य क्या है? कक्षा शिक्षण की युक्ति सिखाना, नहीं लगता मुझे तो। शिक्षा के विभिन्न पक्षों के प्रति अंतर्दृष्टि पैदा करना, यह भी नहीं लगता। छात्रों की समस्याओं, व्यवहार, आवश्यकता के प्रति अंतर सूझ विकसित करना। शिक्षा प्रक्रिया के मूल्यांकन के लिए अनुसंधान डिजाइन करना, नहीं। इसका उत्तर होगा सी। क्या उत्तर होगा? सी। ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है, इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। ये कौन सा संप्रदाय इस कथन को स्वीकार नहीं करता? बहुत गजब, हम इसको पढ़ते ही तुरंत चले जाएंगे किसी एक पर। ये क्या कह रहा है? इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। इस मतलब कौन सा संप्रदाय इसको स्वीकार नहीं करता है, ये है प्रश्न, बताओ देखें। और वो है संरचनावाद। कौन सा नहीं करता? संरचनावाद नहीं करता। क्यों? क्योंकि देखो, इनके अनुसार मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है, मनोविज्ञान की, आप मानो जो विषय वस्तु है मनोविज्ञान की विषय वस्तु में जैसे संवेदना, भाव, याद रखना, अनुराग, है ना, और मतलब एक और प्रतिबिंबित, संवेदना, भाव, अनुराग व प्रतिबिंबित एक और, हाँ, प्रतिबिंबित कौशलता। ठीक है, सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। छपेगा, देख रहे हो विनोद? ये क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है, बताओ देखें कौन सा?
ये प्रश्न तो बहुत अच्छा है। ये परिभाषा है, शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। ये परिभाषा है B.O. स्मिथ की। किसकी परिभाषा है? B.O. स्मिथ की। शिक्षा और मनोविज्ञान का उभयनिष्ठ लक्ष्य क्या है? दोनों का एक लक्ष्य है, वो क्या? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी छपने वाले प्रश्न। भाई दोनों ही क्या चाहते हैं? दोनों ये चाहते हैं कि व्यवहार का अध्ययन करो, व्यवहार का अध्ययन करके उसमें परिवर्तन लाओ अगर जरूरत है तो। मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर आधारित अध्ययन करने की बात कही है? मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर आधारित अध्ययन करने की बात कही है? तो वो जो ध्यान रखना, व्यवहारवाद वस्तुनिष्ठता पर बल देता है। ये बहुत व्यवहारवाद, वातावरण, वस्तुनिष्ठ, व से काफी चीजें निकल के आ जाएगी। निम्नलिखित में से किस मनोविज्ञान को मौलिक व्यवहारवादी के रूप में वर्णित किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आप पूछोगे सर क्यों, तो उसका कारण मैंने आपको बता दिया बहुत पहले ही, बहुत मतलब स्टार्टिंग में, कि मौलिक व्यवहारवादी वाटसन है। क्या है? क्योंकि व्यवहारवाद का पिता ही वाटसन है, लेकिन इसको आगे बढ़ाने का जो श्रेय था वो स्किनर था। आगे बढ़ाने का जो काम किया था ना, वो किसने किया था? स्किनर ने किया था। नेक्स्ट, जब एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी अधिगम आवश्यकताओं के आधार पर पढ़ाता है, तब उनकी अधिगम समस्याओं का समाधान करते हुए अधिगम स्रोतों की ओर ले जाता है, तो शिक्षण का स्तर कैसा होगा? ये तो गजब प्रश्न दे दिया, कठिन प्रश्नों में से एक है ये तो जिसका पढ़ा हुआ है उसको को आएगा। जब एक शिक्षक विद्यार्थियों को उसकी अधिगम आवश्यकताओं के आधार पर पढ़ाता है, तो उनकी अधिगम समस्याओं का समाधान करते हुए अधिगम स्रोतों की ओर ले जाता है, तो शिक्षण का स्तर होगा विमर्शी चिंतन स्तर। वो कैसा कहलाता है? विमर्शी चिंतन स्तर। शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? शिक्षक, पाठ्यचर्या, अधिगम प्रक्रिया या फिर शिक्षार्थी? ये प्रश्न कईयों के गलत होगा, क्यों? प्रश्न को शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित, और अधिकांश चले जाएंगे कि भाई शिक्षा जो होती है बालक केंद्रित होती है, लेकिन यहां पूछ रहा है सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? वो है सीखने की प्रक्रिया। इसमें अधिकांश स्टूडेंट शिक्षार्थी पे जाएंगे, जबकि इसका उत्तर क्या निकलेगा? अधिगम प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा? आप याद रखें, आपको एक दो जो भी प्रश्न में डाउट होगा आप कमेंट करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको लाइव कमेंट नहीं, सीधे वहां जाकर कमेंट करना है। लगेगा डाउट, तुरंत अगले टेस्ट में पहले उन 2-3 क्वेश्चन को क्लियर करेंगे कि भाई आपको ये गलत लगा लेकिन ये सही है, बता देंगे, ठीक है? इसलिए ज्यादा एक पर अड़के मत बैठना कि अरे सर ये गलत है, बल्कि छोड़ो, आगे बढ़ो, बस ये है। क्योंकि आपके पास समय इतना ही है, अपने पास 1 साल नहीं है कि आराम से एक क्वेश्चन पे 2-2 दिन दे। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? तो शिक्षण में सुधार किया जा सकता है क्या भाई? बोला गुरुजी बिल्कुल। शिक्षण अनौपचारिक या औपचारिक दोनों होता है क्या? बोला बिल्कुल। शिक्षण मनोविज्ञान के साथ कला भी है क्या? बोला बिल्कुल है। तो शिक्षण अनुदेशन है क्या? गलत, गलत है ये। कैसे? देखो, शिक्षण और अनुदेशन, बात को समझना, आपके 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। शिक्षण और अनुदेशन, शिक्षण क्या है? एक अंतः क्रिया है। शिक्षण क्रिया का संबंध किससे? एक अंतः क्रिया से संबंध, जबकि यह अंतः क्रिया नहीं है। शिक्षण में अनुदेशन शामिल है, इसमें अनुदेशन जो है वो शामिल रहता है, लेकिन इसमें शिक्षण जो है, इसमें शिक्षण शामिल नहीं है। याद रखना, इसमें शिक्षण शामिल नहीं है। यह प्योरली शिक्षण पर बल देता है, जबकि ये मशीन, शिक्षण पर बल नहीं, मशीन द्वारा, मतलब सारी कृत्रिम है ये, ठीक है? इसमें क्रियात्मक और ज्ञानात्मक दोनों प्रकार का ज्ञान दिया जाता है, ये केवल और केवल ज्ञानात्मक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि शिक्षण और अनुदेशन में अंतर है। शिक्षण अनुदेशन है, गलत। अनुदेशन शिक्षण है। अगर ये लाइन यूं होती ना कि अनुदेशन शिक्षण है, तो हम फिर भी सोचते, लेकिन ये लाइन यहां गलत लिखी हुई है, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है? बताओ, देखें। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, बच्चे और शिक्षक में संबंध, बच्चे और समाज में, शिक्षक और विषय में, विषय और बच्चे में। तो इसका होगा शिक्षक और विषय में संबंध, है ना?
कौन सा रायबरण शिक्षा के 3, हाँ रायबरण के अकॉर्डिंग इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद है वैज्ञानिक पूछताछ यानी परिप्रच्छा मॉडल, प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है, ये तो सब सही बताएंगे मुझे पता है। जो वैज्ञानिक पूछताछ जो परिप्रच्छा मॉडल है उसका है, हाँ जोसेफ, ये थोड़ा देखना है ना, सही है ना, ये जोसेफ जे स्वाब। एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के अंग और उसके विशेष कार्य, उसकी आध्यात्मिक शक्ति दृढ़ बनाना, उसकी ऐतिहासिक निरंतरता को बनाए रखना, उसकी भूतकाल की सफलताओं को सुरक्षित रखना और उसके भविष्य की गारंटी करना, उक्त कथन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बता दो। और ये होगा टीपी नन। मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करूंगा। 60 क्वेश्चन भी हो चुके हैं क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश आ चुकी है, क्लास कहीं लाइट के चली गई, सब गड़बड़ हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल जीके की क्लास होगी, मनोविज्ञान की सूचना टेलीग्राम चैनल पर जरूर डाल दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ रात्रि। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें।